हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हमारा जो ये चैप्टर चल रहा था, हमारा पर्यावरण, ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों से विनती है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है हमारा, ये जनरल कंपटीशन के लिए हो या किसी भी व्यू के लिए हो, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। कंपटीशन लेवल के भी सवाल इसमें से आते हैं और आपके बोर्ड लेवल का तो रहता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स को, जिसका नाम हम लोगों को पता था क्या है जी। तो उसका नाम है जीव मंडल। तो हम लोग पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ रहे हैं वायुमंडल। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, इसके बारे में गौर से समझ लिया हम लोग। देखिए, जीव मंडल में हम लोग पढ़े थे कि जीव जंतु जहाँ पे वास करते हैं उसे जीव मंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल उसे कहते हैं जहाँ पे वायु प्रेजेंट हो, वहां पे जीव जंतु जा सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते हैं परमानेंट, उसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के भी कई सारे परतें हैं। जैसे जैसे आप लोगों को मैं एक बात समझा दूं कि वायुमंडल के भी निम्नलिखित परत है। कितने परत? जैसे मान लीजिए, सबसे ऊपरी जो परत होती है उस परत को कहते हैं, एक नाम रख देते हैं, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, फिर पांचवी परत। इस तरह करके वायु की कई सारे परतें हैं। सबसे निचली जो परत होती है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर। ये बहुत मोटा चल रहा है जी, आई थिंक इसमें यूनिट ज्यादा हो गया है जी। ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता है बाबू? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद ओजोनोस्फेयर। उसके बाद मैग्नेटोस्फेयर या आयनोस्फेयर। ओजोन फेयर के बाद मैग्नेटोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। इस तरह करके कई सारे वायु की परत है। जैसे थर्मोस्फेयर। देखिए, अलग अलग किताबों में जो है ना बाबू, ये अलग अलग फेयर है। जैसे थर्मोस्फेयर, मैग्नेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ये सभी जो परतें हैं अलग अलग वायुमंडल के, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है यही तीनों परत से। ठीक है, तो चलिए मैं इन तीनों परत को डिटेल्स करता हूँ। ट्रोपोस्फेयर जो होता है ना, अर्थ से इसकी जो लंबाई होती है लगभग 10 किलोमीटर तक होती है ऊंचाई। 10 किलोमीटर ऊंचा तक देखिएगा ना तो आपको वायुमंडल के ट्रोपोस्फेयर दिखाई देंगे। फिर इस 10 किलोमीटर से आगे की ओर जाइएगा लगभग 54 किलोमीटर तक, यानी कि 0 से 54, तो यहाँ तक आपको मिलेगा 54 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। इन स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट ऊपर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ओजोनोस्फेयर। इसमें ऑक्सीजन के 3 कण प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन के कितने कण बाबू? 3 कण प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम है ओजोनोस्फेयर। ओजोन लेयर यहीं पर पाया जाता है। तो सवाल पूछा जाता है क्या चीज? तो गौर से देखिएगा, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का संकेत क्या होता है? तो कहिएगा O3। O3 क्या है जी? ओजोन लेयर का संकेत है। फिर सवाल पूछ देता है, एरो रॉकेट वगैरह कहाँ पे उड़ता है जी? रॉकेट, एक चीज समझिएगा। फिर कभी कभी पूछ देता है एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है जी? तो एरोप्लेन उड़ता है अपने स्ट्रेटोस्फेयर पर। रॉकेट वगैरह तो मैग्नेटोस्फेयर के नीचे ही तक रहता है, यही तक। ठीक है, तो ये एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? तो स्ट्रेटोस्फेयर पे। ट्रोपोस्फेयर 10 किलोमीटर, यहाँ पे पक्षी वगैरह उड़ते हैं जी, इसी में पक्षी वगैरह रहता है। 10 किलोमीटर ऊंचा, समझ रहे हैं, काफी बड़ा ऊंचा हो गया। 10 किलोमीटर के ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, उस परत का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एरोप्लेन उड़ता है जिसकी लंबाई 54 किलोमीटर देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होगा ओजोन। उसके बाद हमारा क्या शुरू होगा जी? ओजोन। ओजोन जो है ये एक महत्वपूर्ण लेयर है हमारी पृथ्वी के लिए। तो इसी ओजोन के बारे में डिटेल्स करना है। तो चलिए हम लोग ओजोन के बारे में डिटेल्स करते हैं कि ओजोन क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओजोन, ओजोन लेयर,
इस ओजोन परत या ओजोन लेयर के बारे में समझिए। पृथ्वी, ये ओजोन लेयर जो है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 कण पाए जाते हैं, 3 कण पाए जाते हैं। कितने कण? 3 कण। ये है अपना ओजोन लेयर, इसके 3 कण प्रेजेंट है। इसके बाद समझिएगा गौर से, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें में यूवी किरण होता है। कौन सा रे होता है जी? यूवी रे होता है। इस यूवी रे का अवशोषण कौन करेगा? यही ओजोन परत करता है। कभी कभी क्या होता है कि ये ओजोन परत, ये क्या करता है जी? ओजोन परत को अल्ट्रा वायलेट रे ज्यादा पावरफुल होगा तो छिद्र कर देता है, जिसके चलते कई तरह की समस्या, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना देखी जाती है। ये किस लेयर के छिद्र हो जाने पर? ओजोन लेयर के। ओजोन लेयर के छिद्र हो जाने पर किस जैसी समस्या देखी जाती है? ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखी जाती है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें अल्ट्रा वायलेट रे इस परत को क्षय करती है, जिसके फलस्वरूप ओजोन लेयर छिद्र हो जाते हैं और अल्ट्रा वायलेट किरण सीधे पृथ्वी पर चली आती है। कहाँ चलाती है जी? अर्थ पे। ये हो गया अपना क्या चीज? जीवमंडल, अर्थ हो गया। अर्थ के सरफेस पे आ गया। अब अर्थ पे आया ना, तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि गर्मी जो होती है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इससे कई सारी समस्या देखी जाती है। जैसे समस्या नंबर 1, लोगों में मोतियाबिंद होने लगता है। क्या होने लगता है जी? मोतियाबिंद नॉर्मल हो जाता है जी, नॉर्मल हो जाएगा। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जो है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा लोगों में होना। दूसरा नंबर चीज हो जाएगा, एक तो हो गया मोतियाबिंद, दूसरा क्या हो जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघलने लगता है जी, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है। उसी तरह तीसरा नंबर अगर मैं बात करूं कि क्या है, तो मोतियाबिंद, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं, तो स्किन कैंसर, स्किन कैंसर जैसी समस्या। उसके बाद चौथा नंबर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं डिटेल्स करूं तो पेड़ पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। अर्थात म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा इसका रीजन है जी। म्यूटेशन से अपाहिज वगैरह बच्चा होने लगेंगे। ये अल्ट्रा वायलेट रे के चलते होता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण के चलते। तो हमें चाहिए क्या कि अल्ट्रा वायलेट रे का उपयोग कम से कम करें। अगर हम अल्ट्रा वायलेट रे का उपयोग कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या कम देखी जाएगी। इतनी गर्मी पड़ने का रीजन यही है, ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या कम देखी जाएगी। और ये सब में भी रोकथाम किया जा सकता है जब हम यूवी रे, यूवी रे को पृथ्वी से आने से बचा ले तब। तो यूवी रे को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहला नंबर बात, रेफ्रिजरेटर, नाम सुने हैं जी, जिसको आप लोग फ्रिज बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, इसका उपयोग कम करना है। दूसरा नंबर एयर कंडीशनर, एसी, एसी वगैरह का भी इस्तेमाल कम करना है। ताकि देखिए यही सब जो होते हैं ना, ये दोनों के दोनों एक गैस छोड़ते हैं जिसका नाम है सीएफसी। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम बाबू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन की परतों को बहुत पतला कर देगा, यानी कि छिद्र करने के लिए उसकी क्षमता ही, मतलब अवशोषण करने की, अल्ट्रावायलेट रे अवशोषण करने की जो क्षमता होती है, ये बिल्कुल क्या कर देता है बाबू? कम कर देता है। तो इस सीएफसी को कम से कम चाहे तो उपयोग कीजिए। तो सीएफसी का उपयोग कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग कम करें। उसके बाद एसी का उपयोग कम करें। तो ये सब अगर हम कम करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पृथ्वी पर कम होने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पृथ्वी पर क्या होने लगेगी जी? कम होने लगेगी। तो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को कम करने के लिए हमें ये क्रिया करना पड़ेगा, करते हैं। ठीक है। इसके बाद समझिए, ये तो हो गया अपना ओजोन परत की बात। मैं एक आपको इसमें विचित्र बात बता दूं कि ऑक्सीजन के ओ कण जो होता है सूर्य के, देखिए ऑक्सीजन जो होता है ना, O2 के रूप में होता है। सूर्य से आने वाली ऑक्सीजन को ये अवशोषित करके O3 में कन्वर्ट होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो O3 होता है ना, ये परमाणु 3 मिलने से होगा, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए 3 होता है। तो खैर ये सब आप मत समझिए, डायरेक्ट आप इतना बात समझिए कि ओजोन परत की जो सिंबल होती है, ये क्या होती है? तो याद रखिएगा O3 होता है। क्या होता है जी? O3। ओजोन जो परत है वो O3 के रूप में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है।
आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। ठीक है, तो इसी के संबंध में यूएनईपी कौन सा चीज, यूएनईपी ये एक क्या है जी, एक सिस्टम है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इस इन्वायरमेंट पीस प्रोग्राम ये जो है ना जी यूएनईपी ये कह रहा है कि आपको यदि ग्लोबल वार्मिंग या ये समस्या को रोकना है तो हमें कम से कम एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों का उपयोग कम करना पड़ेगा, सीएफसी का उपयोग कम करना पड़ेगा, जिसके चलते ओजोन छिद्र ना हो। अगर ये ना किया जाए तो ओजोन परत बहुत ज्यादा छिद्र होगा। आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान इतना हो जाएगा कि लोगों के लिए रहने के लिए यहाँ पर बहुत सारी समस्या देखी जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ओजोन क्या है। अब अगला जो हमारा टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है वेस्ट। बिल्कुल वेस्ट के बारे में डिटेल्स किया जाएगा कि वेस्ट क्या होता है, कितने तरह के होते हैं। तो इसीलिए अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अपशिष्ट। क्या कहते हैं बाबू, अपशिष्ट। एक चीज आप बताइएगा, अपशिष्ट के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अपशिष्ट के कितने रूप होता है जी, अपशिष्ट बताओ जल्दी से। अपशिष्ट वेस्ट जल्दी से बताओ तो सभी। WASTE वेस्ट, जल्दी से बोलो बाबू, अपशिष्ट वेस्ट। तो घरों से निकलने वाले कूड़े कचड़े, जो कूड़ा होता है ना, कूड़े कचड़े जैसे जो चीजें निकलती है घरेलू से, उस कूड़े कचड़े को हम अपशिष्ट कहते हैं। और ये अपशिष्ट के 3 रूप होता है। ये अपशिष्ट के कितने रूप, 3 रूप। सबसे पहला ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। ये 3 अवस्था में ये पाए जाते हैं जी। कौन, अपशिष्ट। मान लीजिए ठोस रूप में घर से निकल सकता है, अस्पतालों से निकल सकता है, अस्पताल से भी निकलता है जी, उद्योग से निकलता है। किससे निकलता है जी, उद्योग से निकलता है। फिर और आपको ठोस मिल सकता है क्या चीज से, वाणिज्य से, औषधीय क्षेत्र से, समझ रहा है, बहुत सारी जगहों से ठोस पदार्थ निकल सकता है। द्रव्य रूप में कहाँ कहाँ मिलेगा जी, तो याद रखिएगा, ये जो द्रव रूप में है ये है मलमूत्र जैसे यही द्रव्य रूप में मिलते हैं। आप स्नान कर लीजिए, स्नान करने के बाद जो भी अपशिष्ट बस मतलब निकलता है, स्वैग डिटर्जेंट से निकलेगा। डिटर्जेंट लिख दिया जी। डिटर्जेंट जो होता है ये भी एक द्रव्य रूप में पाया जाता है। गैस रूप में अगर मैं बात करूं तो जैसे बहुत तरह की गैसें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी वायुमंडल को प्रदूषित करता है, समझ रहा है, ये सब गैस रूप में उपस्थित होता है। तो अपशिष्ट जो है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक आपका ठोस। कहिएगा सर खतरनाक ये नहीं है, अरे ये भी है, बट ये जो ठोस है ना, ये कहीं भी फेंक देने पर वातावरण जो होता है ना, पर्यावरण, ये पर्यावरण अपना इससे क्या हो जाता है जी, दूषित हो जाता है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें ठोसों का निपटान करना होगा। तो निपटान करने के लिए निपटान करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो होता है बहुत तरह के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे 1 नंबर, अगर मान लीजिए हम कहीं भी ठोस पदार्थ को छोड़ दें, जैसे कोई जीव मरा, वो ठोस है, छोड़ दिए, उसको कोई नहीं हटाया, तो क्या होगा जी, कुछ दिनों के बाद वो सड़ने के बाद गंध उत्पन्न करेगा जी। अच्छा, फिर कोई ठोस है, जैसे मल ही है ठोस रूप में, उसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा जी, अगर वर्षा होने लगी तो वो वर्षा के जल के साथ मिलकर नदी में चल जाएगा, नाला में चल जाएगा, समझे ना, वो जल प्रदूषण भी कर सकता है। अच्छा, ये सभी अपशिष्ट जो होता है ना, सबसे खतरनाक चीज जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। क्या नाम है जी, सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव को उत्पन्न करते हैं। और ये सूक्ष्म जीव बीमारी का सबसे बड़ा, किसका जी, बीमारी का सबसे बड़ा घर है। ये सब के सब सूक्ष्म जीव का उत्पादन यही अपने अपशिष्ट करते हैं। तो इस अपशिष्ट को मेरे देखने से निपटान करना चाहिए और आपके देखने से भी इसका निपटान होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसका निपटान हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा,
दोस्तों को अवेयरनेस बताए, अवेयरनेस में चलिए, अवेयरनेस में भाग लीजिए। कहिए सर अवेयरनेस में मतलब लोगों को बताइए कि गंदगी फैलाने से बीमारियां होती है, गंदगी फैलाने से दूषित होता है सभी वातावरण। इससे अच्छा आप ही सोचिए ना, आपके घर अगर बिल्कुल गंदा आ रहा है और आप उसमें रह सकते हैं जी, बहुत घुटन फील होगा। उसी तरह सोचिए आप पूरी पृथ्वी को अगर गंदगी से भर दिया जाए, पृथ्वी अच्छी दिखेगी? पृथ्वी को चाहिए क्लीन, नीट और क्लीन, बिल्कुल क्लीन उसको रखना पड़ेगा। क्लीन रखिएगा, पृथ्वी भी सुंदर दिखेगी और आप भी ताजा हवा ले सकते हैं। ये आपके ठोस के लिए, ठीक है। ठोस का जो निपटान होता है, इसके निपटान करने के लिए कई तरह की प्रक्रिया है। जैसे एक नंबर आप लोग देखिएगा ध्यान से, कंपोस्ट बनाने में, कंपोस्ट बनाने में जैसे मान लीजिए कि कोई मल मिला, ये मल को क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में दफन कर दीजिए, एक जगह ढेर लगा दीजिए, धीरे धीरे वो सड़ के कहीं एक जगह ढेर लगा दीजिए, धीरे धीरे वो सड़ के कंपोस्ट में बदल जाएगा। उसी तरह भूमि के अंदर रख दीजिए तो जमीन के अंदर चल जाएगा, तो सड़ के सूक्ष्म जीव उसको खा के नीचे ही नीचे मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ा देगा। उसी तरह फिर उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं तो कीजिए। जैसे मान लीजिए कि कबाड़ी वाला देखा है, कबाड़ी वाला वो पुनर्चक्रण करता है। पुनर्चक्रण का मतलब जैसे हम लोग बचपन में किया है जी, कबाड़ी वाले से कोई चीज, जैसे जो अमीर होता है ना, वो थोड़ा सा भी कोई चीज खराब होता है उसको फेंक देता है। तो गांव के जो गरीब वगैरह तबका के लोग है ना, वो उसको खरीद कर क्या करते हैं जी, अपना जीवन यापन करते हैं। तो जीवन यापन करने के लिए पुनर्चक्रण जरूरी है। जैसे आप लोग देखे होंगे बस ट्रेन वगैरह में, अगर कहीं आप लोग पढ़े होंगे कि बोतल जो होता है ना उसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है। बोतल एक ठोस है, आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा ना तो देखिएगा बस ट्रेन में जब तुरंत आ जाता है सब, बोरा लेके आएगा, ऐसे बोतल उठा के ले चल जाता है सब। आपको क्या लगता है वो बेचता है कहीं पे, और वो बेचने के बाद कबाड़ी के दुकान में अब उस बोतल को फिर से रिसाइकलिंग करके उस बोतल में पानी भर के आपको दे दिया जाता है। समझा रहा है? तो बोतलों का रिसाइकलिंग जैसे हो रहा है, उसी तरह कई तरह की चीजों का, जैसे किताब वगैरह का भी रिसाइकलिंग होता है। ये सर किताबों का, जी बिल्कुल। कहीं कहीं ऐसी भी चीजें है कि रद्दी के दाम में आपको कॉपी मिल जाएगा, रद्दी के दाम में आपको किताब मिल जाएगा। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं तो क्या करूंगा जी, मैं किसी रद्दी वाले को बेच दूंगा। तो कुछ गांव के तो होते हैं जो कि उसमें भाजा वगैरह बेच देंगे, लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। वो सभी किताब किसी दुकान वाला को बेच दिया जाता है। दुकान वाला फिर, अगर मान लीजिए मुझे नीड पड़ा कोई चीज की, 10वीं क्लास की, 10th क्लास की बायोलॉजी की किताब, तो अगर मैं एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, जैसे सुपर 30 फिल्म देखे है, पुराना किताब सब खरीद के रद्दी वाले से तब बच्चों को पढ़ाता है। उसी तरह बिल्कुल रिसाइकलिंग या पुनर्चक्रण बहुत जरूरी है और उसका उपयोग सभी जीवधारियों को करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से देखने पर अपशिष्टों का यदि निपटान ना किया जाए तो मिट्टी प्रदूषण, एयर प्रदूषण जो पोल्यूशन जो होता है ये भी होगा। उसके बाद वाटर पोल्यूशन तो होना ही होना है। तो इन सभी प्रदूषणों से अगर बचना है हमें, तो बचने के लिए सबसे बड़ा चीज है क्या चीज, कि हमें अपशिष्टों का निपटान करना पड़ेगा। और निपटान करने के लिए जो यही सब प्रक्रिया है, या तो हम मिट्टी में उसे हला सकते हैं, या उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, या हम उसका उष्मीय विधि द्वारा उसको गला सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, या हम उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। आप अगर आपके नजर में अगर इसके बावजूद भी अगर कोई प्रक्रिया हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा कि सर ये जो टॉपिक्स है हमारा रिसाइकलिंग, ये उसके बाद ये जो टॉपिक्स होता है ये आपने नहीं बताया। ठीक है, उसके ऊपर फोकस कर लिया जाएगा। आज का सेशन यहीं पे रहेगा। इसके लिए मतलब कि अगला जो सेशन होगा हमारा वो होगा किसके रिलेटेड, तो फिजिक्स के रिलेटेड। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। उससे पहले आप लोग को कुछ सवाल देते हैं जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है। ठीक है, सवाल नंबर 1, ओजोन क्या है? अगर आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठे हो तो कॉपी में जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, ओजोन क्या है। उसके बाद यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन क्या है, यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? सवाल है ये हमारा, ओजोन क्या है और यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा जी सभी बच्चे। ठीक है, दूसरा सवाल लिखिए आप लोग, मैं बता रहा हूं। दूसरी सवाल लिखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम के व्यू से ये बहुत ज्यादा पूछा गया सवाल है। ठीक है,
हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीकरणीय हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीकरणीय कचरे हमारे द्वारा उत्पादित अजैव नवीकरणीय कचरे से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है और पूछता भी है। ठीक है, अगला सवाल, ओजोन परत पे बहुत ज्यादा सवाल आता है बाबू। तो ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ओजोन परत के अपक्षय से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ओजोन परत के अपक्षय से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ये सब लिख लीजिए, आप लोग नोट में लिखते चलिए, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैव आवर्धन क्या है। किसी पारितंत्र के विभिन्न स्तरों में आवर्धन भिन्न भिन्न होगा, यानी कि बहुत सारे पारितंत्र में जैव आवर्धन जो होंगे ये क्या भिन्न भिन्न होंगे, ये भी लिखना है आपको। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आज का जो सेशन होता है हमारा यहीं पे खत्म करते हैं। कल हमारा जो क्लास होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे होगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।